Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of November 2024. तो गाइस आज तारीख 20 नवंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और परसों हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो देखेंगे कि भाई किस किस को कितना कितना याद है। ठीक है, हुआ एक्चुअली में क्या है कि परसों एक नया डेवलपमेंट आया है जहाँ पे इंडिया और जापान ने मिलकर एक डील की है और बोला है कि हम साथ में मिलकर यूनिकॉर्न बनाएंगे। अब यूनिकॉर्न कोई कंपनी नहीं है, यह है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो सिस्टम है इसका मेन फंक्शन क्या है, यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये जो सिस्टम है ये हमको एडवांस एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, स्पेशली हमारे फाइटर जेट्स को। या ऑप्शन नंबर बी, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह सर्व करने वाला है हमारे ग्राउंड फोर्सेस के लिए। या ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स स्पेशली जो हमारे जहाज़ हैं उनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा, यानी उनको रडार वगैरह की पकड़ से बचाएगा। या ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे लैंड ट्रूप्स है, जो हमारी थल सेना है, उनकी निगरानी रखने की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको ये इंक्रीज़ करेगा। तो बताइए चारों में से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली बात यह है कि देखेंगे किस किस को याद है जो परसों पढ़ाया था। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले आते हैं आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, स्पेशली आप इसको जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर पाओगे, और साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी समस्याएं आज हमें देखने को मिलती हैं। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं लोगों को, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। वैसे ये जो एग्जाम्पल है कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, जहां पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किए, है ना। तो आइए चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा जो ये मैटर है वो है क्या। देखिए, आज मार्केट में बहुत सारे एआई चैटबॉट्स प्रेजेंट हैं जिसका आप भी यूज़ करते होंगे। कोई टॉपिक आपने सर्च करना है, उसको आप टाइप कर दो, उसके बदले में आपके पास में एक प्रॉपर डिटेल आ जाएगी कि भाई इसके ऊपर मुझे 10 पॉइंट दे दो, 20 पॉइंट दे दो, या इसके ऊपर समरी निकाल के दे दो, एस्से दे दो। तो वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह काम करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये जो चैटबॉट है इसमें कई सारे आपको टाइप्स देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, और एक चैटबॉट है गूगल का एआई जेमिनी। जेमिनी का नाम आपने सुना होगा, ये गूगल का ही चैटबॉट है। तो हुआ एक्चुअली में ये कि इस वाले चैटबॉट का यूएसए के जो कॉलेज स्टूडेंट है वो यूज़ कर रहे थे। एक स्टूडेंट है और उनकी बहन, दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, इस चैटबॉट का इस्तेमाल करके अपना जो प्रोजेक्ट जो स्कूल से मिला था उसके ऊपर में रिसर्च करना शुरू किया। जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इस चैटबॉट की साइट से एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मैसेज आया, जिसे देखकर ये दोनों बच्चे शॉक हो गए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जो खबर है वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर कवर की जा रही है। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? हुआ एक्चुअली में ये, जब ये सर्च कर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, तो एक यूज़फुल एडवाइस की बजाय हुआ एक्चुअली में क्या कि इन दोनों को एआई की साइट से मैसेज आता है कि यू आर अ बर्डन, आप बोझ हो, प्लीज़ डाई, मर जाओ। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर जो एआई की साइट से स्टेटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये शॉकिंग है और एक हर्टफुल मैसेज है जो एक इंसान को इमोशनली इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ जैसे कि जैसे ये स्टेटमेंट निकल कर आया, ये न्यूज़ वायरल हुई, जो डिबेट है इसको लेकर चलने लगी, और काफ़ी सारे लोग इंटरनेट पे ऐसे हैं जिन्होंने इसको एज अ जोक लिया कि भाई यहाँ पर अपना होमवर्क पूछोगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा भी यहाँ पर मतलब एज अ जोक लोगों ने लिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि एक सीरियस कंसर्न है और अभी शुरुआत है, हमें यहाँ पे इसके ऊपर में कुछ लिमिटेशंस या मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी चीज़ें हों आगे वो रेगुलेशन में रहें। अगर वो कंट्रोल में नहीं होगा तो इसका एक बहुत बुरा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है।
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं और उसको लेकर कई सारी जो मूवीज़ हैं वो आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे, रिलीज़ होती रहती हैं। वही कुछ दोस्तों यहाँ पर भी नज़र आया। तो क्वेश्चन ये आता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ में तो गूगल ने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया? जब दुनिया भर में खबर फैल चुकी है तब गूगल तक नहीं पहुंची क्या? बिल्कुल पहुंची है, और गूगल ने इसको एडमिट किया है कि हाँ बिल्कुल चैटबॉट ने कुछ सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको वायलेट कर दिया, इनका उल्लंघन हो चुका है। और गूगल ने यह भी प्रॉमिस किया है कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं किस तरीके का वो अपडेट करते हैं या किस तरीके के मॉडिफिकेशंस लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आज इसके बहुत सारे उपयोग हैं। हम देख पाते हैं मशीन लर्निंग, स्पीच, आज आप कुछ लिख दोगे उसके बदले में कुछ डेटा निकल कर आ जाएगा, फोटोज़ जनरेट कर सकते हैं, वीडियोज़ जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब में रोबोटिक्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वही है ना कि रेगुलेशन में अगर नहीं होगा तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, जैसे आजकल होता है। फेक फ़ोटोज़ जनरेट करना, है ना, फेक वीडियोज़ जनरेट करना, वो हो रहा है एक्चुअली में। तो जो एथिकल इशू है एआई के साथ में वही है। हो सकता है कई बार बायसनेस देखने को मिल जाए, क्योंकि एआई के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है वो एक इंसान ही कर रहा है, उसके बाद वो वर्क करेगा। तो जैसा यहाँ पर उस इंसान की थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी उसी के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन डालेगा एआई में, वैसे ही यहाँ पर एआई सोच सकता है। तो इसमें बायसनेस भी हो सकता है, सेफ्टी का इशू हो सकता है, मोरालिटी का इशू हो सकता है, ऐसे हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, और एक एडवाइस भी है सभी लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आज के समय पर इन चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा रिलाय होते चले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको मिल चुका है एक ऐसा सा प्लेटफॉर्म चैटबॉट, जीपीटी, जहाँ पे कुछ भी डालो इन्फॉर्मेशन आपकी आराम से निकल कर आ जाएगी। आप उसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हेल्पफुल है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है एक्चुअली में सही मिलेगी। मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैंने भी कई सारे चैटबॉट यूज़ किए हैं। कई बार क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो उसमें क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा यहाँ पर कुछ जो कह सकते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, कुछ अपने हिसाब से डेटा जनरेट किया जाए। इधर उधर से जो रिसर्च पेपर्स है उनको पढ़ लीजिए, है ना, उसको आप क्रॉस चेक कीजिए। न्यूज़ आर्टिकल्स कहाँ कहाँ क्या क्या पब्लिश हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग मारने की ज़रूरत है। प्रॉपर तरीके से रिलाई करना, उसी पे डिपेंडेंट हो जाना, ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी बार ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास में भी जो बिल्कुल गलत है, जिसको मैंने क्रॉस चेक किया तो वहाँ पे गलत है। क्यों? लेकिन आपको पता है भाई एआई गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको ये जो इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। जब इतना ही कर सकते हैं तो थोड़ा और क्यों नहीं पढ़ सकते, और डिटेल में जाकर इधर उधर से रिसर्च करके पढ़ लो यार, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आदत खराब हो जाती है ना, क्योंकि हमको बना बनाया मिल जाता है। कोई टॉपिक लिखा, ऐसे बनाकर पूरे तरह से मिल गया, जबकि उस टॉपिक को लेकर आप पहले थोड़ा सा कलेक्शन कर लो, थोड़े रिसर्च पेपर अलग अलग जो पब्लिश हुआ उसको कलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद उनको पढ़ लो एक बार, फिर उसके हिसाब से अपना टॉपिक जनरेट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी इंप्रूव होगी। जबकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल टाइप कर दिया, फॉर्मेट आ गया, उसको पढ़ लिया, काम खत्म। कहोगे टाइम बच रहा है, तो वह इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो जो टाइम बचाया है आपने, हो सकता है कि वो वेस्ट हो। यूज़ करो इन सब चीज़ों का, लेकिन एक लिमिटेशन वे में, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसको नकार नहीं सकते। ये सब चीज़ें यूज़फुल हैं हमारे लिए, आज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया है। लेकिन वही है, हर चीज़ में मॉडरेशन की आवश्यकता होती है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना, और सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे आप सभी के ओपिनियंस को, एक दूसरे के ओपिनियंस को जानने के लिए। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अब जैसे एक न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों ये है, बहुत काम का है, हमारे आज का न्यूज़पेपर का पेज नंबर 1 है। ये फ़ोटो छपा हुआ है, होगा क्या हम नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे लास्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं, फ्रंट पेज पे कोकोआ प्रोडक्शन को लेकर एक फ़ोटो छपा था, कोकोआ को लेकर, और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स पढ़ाई, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किस लेवल पे होता है, ये सब कुछ पढ़ाया। और हुआ क्या कि भाई 2024 में प्रीलिम्स में कोकोआ प्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन बन गया, सवाल पूछा गया लिटरली, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, ये फ़ोटो ऐसे शेयर किया हुआ है। तो एक फ़ोटो आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है, एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक झील है, उसमें वाटर चेस्टनट को ये ग्रो कर रहे हैं। वाटर चेस्टनट क्या होता है, सिंघाड़ा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो इसको ये ग्रो कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली वाटर चेस्टनट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। बस इसके अलावा कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाऊंगा नहीं आपका। सुनिए अब इसके बारे में। ये जो वाटर चेस्टनट है, ये ज़्यादातर आज के समय पर कश्मीर में भी ग्रो किया जा रहा है,
कश्मीर में जो वुलार लेक है वहाँ पे ग्रो किया जाता है। भारत में वैसे यूपी वगैरह में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बताऊँगा। तो सिंघाड़ा जो है इसका आटा भी बनता है, और आटा को कई सारे लोग यहाँ पे जो फास्ट करते हैं, है ना, व्रत रखते हैं, उसमें भी यहाँ पे इसको कंज्यूम किया जाता है। लेकिन सिंघाड़े को ग्रो किया जाता है अंडर वाटर, पानी के अंदर में ग्रो किया जाता है। कोई झील हो गई, पॉन्ड हो गई, लेक हो गई, उसी में इसको ग्रो करते हैं। जब सिंघाड़ा हमको मिलता है, मतलब उग कर आता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके ऊपर में काफ़ी सारे कांटे नजर आएंगे। ये कांटे कई बार बहुत ज़्यादा इंजरियस हो सकते हैं, कोई इस पर पैर रख दे तो पैर में घुस सकते हैं, एक इंसान को घायल भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर का जो इसका कवर है ये हटाते हैं, हटाने के बाद में इस तरीके का वाइट कर्नल आपको ये मिलेगा, इसी को कंज्यूम किया जाता है। यार ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी को पता ही है। अब बात आती है कि ये सिंघाड़ा आज के समय पर ग्रो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अब इंडिया में तो ग्रो किया जाता है, लेकिन इंडिया के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम रीजन वाइज डिस्कस करेंगे तो यूरोप में भी ग्रो होता है, एशिया में भी ग्रो होता है, और अफ्रीका में भी ग्रो होता है, क्योंकि इस वाटर चेस्टनट को कंज्यूम करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, वाटर कैल्ट्रॉप्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर में पोटेशियम और फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसलिए यहाँ पे ये बेनिफिशियल माना जाता है एक इंसान के लिए। और आपको पता है पोटेशियम और फाइबर ये दोनों ही हम बहुत मुश्किल से कंज्यूम कर पाते हैं, या कंज्यूम करते ही नहीं हैं। और पोटेशियम और फाइबर ये दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली यहाँ पे पोटेशियम की बात करें, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम क्या करते हैं, हमारी हाई फैट डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जिसमें ज़्यादा होते हैं, वही सब चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे मोटापा, ओबेसिटी, ये सब कुछ देखने को मिलता है, शुगर का इशू होता है ना। लेकिन इस सिंघाड़े के ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों वाटर चेस्टनट को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, भारत हर साल लगभग 1.88 मिलियन टन्स के आसपास इस वाटर चेस्टनट को प्रोड्यूस करता है। और आज इंडिया में कौन कौन से सबसे बड़े उत्पादक हैं, ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। इंडिया के अंदर में उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सिंघाड़े का। उसके अलावा दोस्तों इसको वेस्ट बंगाल और झारखंड में भी ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद अब देखो, ये थोड़ा सा एआई से जनरेट किया हुआ डेटा है, इसके बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसको सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं कितना बताना चाहता हूँ, वाटर चेस्टनट को लेकर ये डेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो 2 लाइन्स हैं आपके लिए। हुआ एक्चुअली में ये कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, ये दरभंगा के अंदर में एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, इन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन वाला एक सिंघाड़े का नया वैरायटी डेवलप किया है, उसका नाम है स्वर्ण लोहित। क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण लोहित क्या है, सिंघाड़े की वैरायटी है। अगर आप 1 हेक्टेयर की ज़मीन में स्वर्ण लोहित नाम के सिंघाड़े को प्रोड्यूस करेंगे तो 16 से 20 टन के आसपास दोस्तों इसका प्रोडक्शन हो सकता है, तो ज़्यादा मात्रा में इसका ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई एक न्यूट्रिशियस फूड है, काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, मतलब एक मेडिसिनल फूड इसको बोल सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर में प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी से जितना भी टॉक्सिन है, जितनी भी गंदगी है, उसको बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है अगर हम इस वाटर चेस्टनट को कंज्यूम करते हैं तो। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको बता दिया। यूरिन इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, कफ ठीक कर सकता है, ब्लड को इंप्रूव कर सकता है, हाइपरटेंशन से लड़ सकता है। और हाइपरटेंशन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। आज भारत में लगभग कह सकते हैं कि 200 मिलियन के आसपास लोग हैं जो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये उसमें भी एक बड़ी सोल्यूशन कह सकते हैं, इसको मान सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में हाइपरटेंशन को लेकर भी एक आर्टिकल प्रेजेंट है। बीपी को लेकर कुछ 3 कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ लाई गई हैं मार्केट में, वो भी समझना है। तो आज का सेशन काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। पहला आर्टिकल तो हमने कर दिया है समाप्त, फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने ये सब डिटेल्स देखी हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, है ना, तो ये सब डेटा आपको एक सिंपल से PDF में कन्वर्ट करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा पाएंगे, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा। आपको नोट्स वगैरह बनाने की जो टेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा आधी हो जाएगी। आप वीडियो देखिए, वहीं से सीधा रिवीजन कर लीजिए, बहुत टाइम बचेगा। मैं मानता हूँ 2 से 2.5 से 3 घंटे तक बच सकते हैं आपके। बाकी सब अपना जो टाइम है बचा कुचा उसको स्टैटिक पोर्शन में दीजिए। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक करना कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। तो अगली खबर हमारी पेज नंबर 6 पे है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हाइपरटेंशन को लेकर एक आर्टिकल है चर्चाओं में, आपके सामने वो आर्टिकल आ गया है। एक स्टडी आई है और उस स्टडी ने ये बताया 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके कॉम्बो को या जिनके कॉम्बिनेशन का अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर से एक बड़ी राहत मिल सकती है, या ब्लड प्रेशर से पीड़ित जो जनसंख्या है उनका एक बड़ा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो रिसेंटली क्या हुआ, CCDC नाम की जो बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीज़ कंट्रोल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने कल के दिन में अनाउंसमेंट किया कि भाई ये 3 दवाइयाँ हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि भारत में समस्या ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो इंडिया में अकेले अगर आप देखोगे दोस्तों तो 300 मिलियन से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, या हाइपर टेंशन की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन हमारे ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसमें 2 तरीके होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, उसके बीच का फ़र्क भी हम समझेंगे। तो जो स्टडी आई है उसमें 3 दवाइयों का जिक्र किया गया है, और वो 3 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। एम्लोडेपाइन, उसके बाद में पेरिनोड्रोपिल, इस तरीके के यहाँ पर 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। दुनिया भर में आज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा होता है या किसी का कम होता है। ज़्यादा होता है तो वो सिस्टोलिक वाली कैटेगरी में आता है, कम होता है तो वो डायस्टोलिक वाली कैटेगरी में आता है। दोनों को मेजर कैसे करते हैं समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जब ये सर्वे किया गया, पूरा टेस्टिंग किया गया, कई हज़ार लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो एक अच्छा रिजल्ट आया कि भाई 70% से ज़्यादा ऐसे लोग जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था उन सबका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सका इन दवाइयों का इस्तेमाल करके। तो ये है हमारा न्यूज़ आर्टिकल। लेकिन क्या आपको लगता है ये न्यूज़ आर्टिकल आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा, या एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कोई चीज़ ऐसी मिल रही है आपको जहाँ से क्वेश्चन बन जाए? हाँ मिल रही है। कहोगे क्या भैया, हमें हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है, ब्लड प्रेशर के इशू के बारे में पढ़ रहा है, कहाँ पर है, कितना बड़ा दिक्कत है स्पेशली इंडिया के अंदर में। तो आइए वो मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। आपके सामने ये डेटा है। हाइपरटेंशन को दोस्तों हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोल देते हैं। जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। एक्चुअली में होता क्या है, आपके बॉडी के अंदर में जो हार्ट है वो 24 घंटे काम करता है। हार्ट का मेन काम क्या है कि हार्ट के पास में जो ब्लड जा रहा है उसको पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी में पहुंचाना, है ना। तो दोस्तों जब आपके वेसल्स से जब ब्लड ये सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, हार्ट तक गया और हार्ट यहाँ पे उसको पूरे बॉडी तक पहुँचाता है। जैसे ही वो यहाँ पर पूरे बॉडी में रिलीज़ करेगा तो जो ब्लड का प्रेशर आपके वेसल्स की दीवारों पे लगेगा, जिस पाइप से यहाँ पे आपका खून बह रहा है उस पाइप के ऊपर में कितना प्रेशर पड़ रहा है खून का, उसी को यहाँ पे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब आपका जो हार्ट है वो तेज़ी से खून फेंकेगा, यानी इसके अंदर में पहुंचा, अब ये बहुत तेज़ी से पंप कर रहा है बॉडी के अंदर में ब्लड को, एकदम झटके से उसने बहुत सारा जो ब्लड है वो पंप कर दिया। तो जैसे ही झटके से ब्लड पंप करेगा तो फिर क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, उसके अंदर में एक प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसकी जो दीवारें हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि खून अब तेज़ी से बह रहा है, तेज़ी से पंप हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कब, जब ये 140 के आसपास पहुँच जाएगा, 140 mmHg। अभी बताऊँगा ये मामला क्या है और कैसे होता है। देखिए ब्लड प्रेशर जब भी कैलकुलेट होता है तो 2 नंबर्स में लिखा जाता है, या तो हम इसको सिस्टोलिक नंबर में लिखते हैं या फिर डायस्टोलिक नंबर में लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये सुनिए। सिस्टोलिक नंबर यहाँ पे ऊपर वाला जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो देखा जाता है, डायस्टोलिक यहाँ पर नीचे वाला नंबर देखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना। अब दोनों में होता क्या है एक्चुअली में, ज़रा ये सुनिए। एक फ़ोटो अपने पास में है, ये वाली फ़ोटो जिसमें आप देख पाएंगे। सिस्टोलिक वाले में क्या होता है, आपकी जो हार्ट मसल है वो हो चुकी है कमज़ोर, आपका जो बॉडी हार्ट है वो कम ब्लड को पंप कर रहा है ना। और डायस्टोलिक में क्या होता है, आपका जो मतलब कह सकते हैं कि हार्ट है, पहले उसमें खून भरेगा फिर वो पंप करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो ब्लड फिल करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है डायस्टोलिक वाले कैटेगरी के अंदर में। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आपका ये नंबर होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ पर 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक यहाँ पर 80 होना चाहिए, ये नॉर्मल है, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो 120 mmHg से नीचे होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे नॉर्मल है।
या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप नीचे वाला नंबर देख रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे आपका जो प्रेशर है ये 80 mmHg से नीचे होना चाहिए। तो बोलते हैं ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, कई बार हम इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन सिस्टोलिक में 120 mmHg से नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक में 80 से नीचे होना चाहिए। और हाइपरटेंशन कब हो जाता है? जब यही नंबर बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन के अंदर भी यहाँ पर 3 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को हम क्राइसिस बोलते हैं। स्टेज 1 जो है दोस्तों, इसमें सिस्टोलिक को अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ब्लड प्रेशर आपका 130 से 139 चला जाता है और डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा, 80 से 89 चला जाएगा। स्टेज 2 में ये 140 प्लस हो जाएगा जो खतरनाक सिनेरियो है, और डायस्टोलिक 90 प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर जो हाइपर इंटेंसिव क्राइसिस होता है, इसमें 180 प्लस चले जाता है सिस्टोलिक और 120 प्लस चले जाता है डायस्टोलिक। बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। तो हाइपरटेंशन को लेकर जैसे मैंने बोला कि आज हमारे देश में केवल इंडिया में ही 300 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं या इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को एंकरेज करने के लिए कि भाई आप इसको कंट्रोल करके रखें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, क्योंकि कई बार हमारा जो खान पान है वो भी इस ब्लड प्रेशर के ऊपर में बड़ा इंपैक्ट करता है, स्पेशली सॉल्ट का जो इंटेक है, नमक का जो इंटेक है। तो इसी को लोगों में फैलाने के लिए, इसके बारे में जागरूकता दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, 17 मई को, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाइपरटेंशन का एक रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर आप नमक बहुत ज़्यादा ही खाते हैं, तो नमक बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, वाटर को रिटेन कर रहा है बॉडी के अंदर में, और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही है, या अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे दोस्तों मेन कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं? बहुत सारे लोग जो हाइपरटेंशन को फेस कर रहे होते हैं, कई बार ना इनमें सिम्टम्स नहीं नजर आते, लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम नजर आ जाता है। लक्षण में क्या दिखाई पड़ता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये नंबर्स को लिमिट को क्रॉस करता है, तो इससे सर में दर्द होगा, दिखाई देना कम हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, चेस्ट पेन होगा, या दूसरे और भी कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। फिर बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की, कि भाई यहाँ पर अगर हाइपरटेंशन आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका ब्लड प्रेशर लगातार इंक्रीज होता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, तो इससे कई सारे प्रकार के हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, इवन हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि हार्ट का ही मेन काम है ब्लड को पंप करना, उसको फिल करना, फिर पंप करना। अगर वो बहुत तेजी से या इरेगुलर तरीके से काम कर रहा है तो उसमें फेलियर हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट चल सकती है, स्ट्रोक का रिस्क बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यही ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से ब्रेन तक भी जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर पहुंचे ना पहुंचे, या बहुत झटके से पहुंचे, स्ट्रोक लग सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जब हमारा हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो जाएगा, स्पेशली उस दौरान के कॉम्प्लिकेशंस। सवाल यह है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस करने होंगे। जैसे जो भी आपका डाइट है उसमें कम नमक वाली डाइट को अडॉप्ट कीजिए, है ना, अपना जो वज़न है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करके रखिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तंबाकू वगैरह ना कंज्यूम करें, अल्कोहल ना कंज्यूम करें। तो थोड़ा बहुत मेडिकेशन लेके आप अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंटेनेंस रेगुलेटरी वे में डेली बेसिस पे करना होगा। डेली यहाँ पे आपको चीज़ों को मेंटेन करके रखना होगा, तभी बॉडी साथ देगी। नहीं तो फिर दोस्तों कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव चलाए गए हैं जहाँ पे इस प्रकार के हाइपरटेंशन की समस्या को काउंटर करने की बात की गई है। जब बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में, तो दुनिया भर में भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया की समस्या है, और भारत के खुद के अपने इनिशिएटिव हैं। पहले मैं आपको दुनिया के इनिशिएटिव बता देता हूं, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। कि दुनिया भर में अगर हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है या कम करना है, 2025 तक हमें 25% से हाइपरटेंशन कम करना है, उसके लिए WHO आज काम कर रहा है। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। इवन जो हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है टोटल 17 गोल हैं जो हमें 2030 तक अचीव करना है। तो ये जो 17 गोल हैं, इसमें जो गोल नंबर 3 है, इसका भी मेन मकसद क्या है? हेल्दी लाइफ्स को प्रमोट करना, लोगों की अच्छा जीवन हो उसको प्रमोट करना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इंडियन इनिशिएटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जब भारत के इनिशिएटिव की बात करेंगे तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है IHCI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था ताकि हाइपरटेंशन जैसी वाली प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। और हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है
है ना, जैसे यहाँ पर डायबिटीज़ वगैरह है, वैसे ही हाइपरटेंशन है। तो इसका प्रॉपर स्क्रीनिंग करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इंडिया का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग कोशिश कर सके, जैसे आज मैंने आपको बताया 300 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन के, तो हमारा ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, तो हमारा मेन पर्पस है इसके नंबर को कम किया जाए। 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए और जो पेशेंट हैं उनका नंबर 75 मिलियन तक लेकर आ सकें। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है। और ध्यान में रखिए, वैसे आज के समय पर सदर्न इंडिया में हाइपरटेंशन की समस्या सबसे ज़्यादा है और केरला के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट भी किया गया है। अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने की बात की गई, जो भी हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली उन सभी लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है ये भी याद रखिएगा। सिस्टोलिक वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब हमारा ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है, जो हमारी खून के पाइप हैं उसमें जो प्रेशर होता है वो किस लेवल पर है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या हार्ट बीट कर रहा है, उसको हम लोग सिस्टोलिक में देखते हैं। डायस्टोलिक की बात करेंगे तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे हमारे वेसल्स के अंदर में जो प्रेशर है वो किस लेवल पर है जब हमारा हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, यानी धड़कने के बाद में बीच बीच में जब रेस्ट पे रहता है हार्ट, तो उस समय पर वेसल्स में कैसा प्रेशर है, तो वो हमारा डायस्टोलिक वाली कैटेगरी के नंबर्स में काउंटर किया जाता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अब ज़्यादा इतना इशू आपको आएगा नहीं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही काम का है, स्पेशली आप ऊपर देख पा रहे होंगे पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2। या प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। क्या बात हो रही है, दो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे होंगे इसमें, एक ये हैं एक ये हैं। इनका नाम है डैनियल बेरोनबोइम और इनका नाम है यहाँ पर अली अबू अवध। तो दोनों को दोस्तों ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये यहाँ पे बोला गया। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये इस पूरे अवार्ड या इस प्राइज का नाम है। तो 2023 का प्राइज यहाँ पर इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर दुनिया में शांति बनाने को लेकर वर्क किया है और इसी के लिए ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। तो जो मिस्टर बेरेनबोइम है, इनको सेलेक्ट किया गया है क्योंकि इन्होंने शांति बनाई है अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, जो इनका कल्चरल डायलॉग इनिशिएटिव है उसके माध्यम से। और यहाँ पे जो मिस्टर अवध की बात हो रही है, ये जो व्यक्ति हैं इनको लेकर डिस्कशन किया गया है कि इन्होंने पैलेस्टीन की समस्या पे एक पीस की बात की है ना, जो इजराइल पैलेस्टीन का यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, स्पेशली वहाँ पे ये शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका नाम है अली अबू अवध, ये कौन है, ये पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस जंग को ख़त्म किया जाए उसको लेकर पूरी तरह से कोशिश की है, जिस वजह से दोनों का मेन कंट्रीब्यूशन स्पेशली दुनिया में शांति बनाने को लेकर है, जिस वजह से इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ उसी को दिया जाता है जो इस तरीके से शांति बनाने का एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान दुनिया के प्रति दे रहा है। तो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिए 2023 के अवार्ड हैं, लास्ट ईयर ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। नाउ फाइनली यहाँ पर इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया है, दे दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ में? सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्राइज़ है किसके लिए दिया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसको हर साल दिया जाता है, लगभग 1986, तो 1986 से रेगुलर हर साल यहाँ पे दिया जाता है इंदिरा गांधी जी की याद में। ठीक है, इंदिरा गांधी आपको पता है हमारे देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये जो अवार्ड है क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड रिकग्नाइज करता है ऐसे व्यक्ति को, और इसमें केवल व्यक्ति नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई संगठन भी हो सकता है, जिन्होंने एक्सेप्शनली बहुत सारा काम किया है, एक योगदान दिया है दुनिया में शांति बनाने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, उनको यहाँ पर इस प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। और जैसे मैंने बताया ये प्राइज़ हर साल दिया जाता है, एक हाईएस्ट ऑनर माना जाता है पीस वाले कैटेगरी में। इस प्राइज़ में क्या होता है, ये एक मॉनेटरी अवार्ड है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, कि भाई हाँ आपको ये जो प्राइज़ है वो मिला है। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, शांति के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। कोई शांति बनाने के लिए है, कोई यहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है, लोग यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल ना करें, है ना, उसको लेकर एक बड़ा योगदान दे रहा है, कोई डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे अपना योगदान दे रहा है। तो ऐसी 3 कैटेगरीज बांटी गई हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि भाई अवार्ड किसको मिलेगा, इसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना। तो क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो रेसिपिएंट्स हैं इनको अपने एफर्ट्स के लिए चुना जाता है कि भाई उन्होंने कोई एक्सेप्शनल काम किया है दुनिया भर के चैलेंजेस से निपटने के लिए, एक्सेप्शनली कंट्रीब्यूशन है उनका। तो इस आधार पे दोस्तों यहाँ पर उनको चुना जाता है और ये जो अवार्ड दिया जाता है,
ताकि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, लोग भी सोचे कि हाँ हम भी यहाँ पे शांति बनाने के लिए दुनिया भर में काम करेंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ताकि हमको भी इस प्रकार का अवार्ड से सम्मानित किया जाए। समझ गए? चलिए अगली खबर पर आते हैं। यह है दोस्तों आज का हमारा एडिटोरियल बहुत काम का है। पेज नंबर 8 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर सकते हैं। ये जो दोनों राइटर आपको दिखाई पड़ रही हैं, एक का नाम है मनमीत कौर भाटिया और दूसरी है वाईके संध्या। इन्होंने मेंशन किया है सेक्स वर्कर्स के लाइफ के ऊपर में, जो ये सेक्स वर्कर हैं इनकी कंडीशंस के ऊपर में। जैसे आजकल इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जो स्पेशली यहाँ पर कह सकते हैं जो सेक्स वर्कर्स के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोलकाता का सोनागाची है ना, उसके बारे में यहाँ पे राइटर ने बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं। स्पेशली जो यहाँ पर ये सेक्स वर्कर हैं जो ये वर्क कर रही हैं, आज के समय पर इनके साथ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, भेदभाव होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस देखे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी टिप्पणियां की हैं कि भाई ऐसा भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। जो अपने मर्जी से आया है इस प्रोफेशन में वो उनका खुद का कंसेंट है। हाँ, अगर किसी को ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में उतारा जा रहा है या कहीं से तस्करी की जा रही है, इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वहाँ पे एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। तो उनको यहाँ पे समझाया गया। तो राइटर ने वही मेंशन किया है कि हमें बहुत सारी आवश्यकता है अलग अलग प्रकार के स्टेप्स उठाना, ताकि सेक्स वर्कर्स के मेंटल हेल्थ को लेकर अच्छा वर्क किया जा सके और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। क्योंकि आज के समय पर मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड लोग आपको ये देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ में भेदभाव होता है, ठीक है। तो राइटर क्या क्या बोलते हैं, चलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से एक एक करके फैक्चुअल बेसिस पे बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर सभी कुछ अवेलेबल है। कुछ अलग से मैंने जजमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए जिससे आपका आर्टिकल और बेहतरीन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और वो सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज कर देते हैं कि भाई जो ये सेक्स वर्क है इसको एज अ प्रोफेशन देखा जाएगा। अब ये वर्क है प्रॉपर, उससे पहले यहां पर कोई भी ऐसा रिकग्निशन नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेशन का रिकग्निशन दिया आर्टिकल 142 का यूज करके। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि भाई अगर इस मामले पे लंबे समय से कोई समस्या चल रही है या मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट खुद से नियम बना सकता है, जैसे पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट के पास में ताकत है नियम या कानून बनाने की, वही ताकत सुप्रीम कोर्ट को भी मिलती है आर्टिकल 142 से, जो कि अल्टीमेट पावर्स देता है। फिर दोस्तों उससे पहले 2020 में जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो मानव अधिकार की बात करता है, इन्होंने भी सेक्स वर्कर को एज अ इनफॉर्मल वर्कर रिकग्नाइज कर दिया। यानी कहीं ना कहीं सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन की पहचान देने लगे कि हाँ भाई यहाँ पर इसको एज अ प्रॉपर वर्क देखा जाएगा, कोई इनके साथ में भेदभाव ना करे। तो क्या हुआ, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लॉ का, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती इस काम में खींचा जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे फिर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि जो सेक्स वर्कर है वो खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी मर्जी है, उनका कंसेंट है इसमें या नहीं है, ठीक है। अगर कंसेंट है तो कोई मैटर नहीं है भाई, उनकी मर्जी है, उनके पास में लिबर्टी है वर्क करने की। अब इसको एज अ प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अगर कंसेंट नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, तो फिर पुलिस को बीच में आना होगा और एक एक्शन लेना होगा। समझ रहे हैं? तो कहेंगे हम कि इतनी लिबर्टी क्यों दी गई है, तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का यहां पर जो पर्सनल लाइफ है या लिबर्टी है उसको नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है और ये राइट जो है हमारे देश के नागरिक या जो नॉन सिटीजन है दोनों के लिए अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर यहां पे अपनी मर्जी से ये वर्क कर रही हैं तो इनको अरेस्ट या पेनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई जो ब्रॉथल होते हैं, अगर मैं एक रॉ वर्ड में बोलूँ तो जिसको कोठा बोला जाता है, तो ब्रॉथल के अंदर में रेड कई बार डलती है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, वहाँ पे सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है ना, पेनलाइज किया जाता है। तो इस आधार पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई अपने मर्जी से इस वर्क में उतरा है तो यहाँ पे वो इलीगल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो अनलॉफुल तरीके से चला रहे हैं कोई काम तो फिर यहाँ पे एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, पुलिस को बिना सोचे समझे एक्शन लेना होगा। तो कंसेंट जो वर्ड है ना, ये चीज़ों को बड़े लेवल पे बांट देता है, समझ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ बातें बोली। ये बोला कि देखिए कि जो ये सेक्स वर्कर होते हैं इनके बच्चे जो हैं उन बच्चों के साथ में भेदभाव होने लगता है सोसाइटी में। तो क्या उनके बच्चों के पास में कोई अधिकार नहीं है? अगर वो ये प्रोफेशन को फॉलो कर भी रहा है, कोई अपनी मजबूरी में गया है, तो फिर क्या उनके पास में किसी चीज़ का अधिकार कुछ नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन सेक्स वर्कर के जो बच्चे हैं उनके पास में भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, हमें यहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। सेक्स वर्कर के जो बच्चे हैं इनको पूरी तरह से मदर से सेपरेट कर देना, है ना, कि भाई यहाँ पर इस ग्राउंड पे कि वो उनकी मदर जो है सेक्स ट्रेड में है या ऐसे काम कर रही है, इस आधार पे अलग कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेसिक प्रोटेक्शन हमें देनी होगी इन सेक्स वर्कर्स को और इनके बच्चों को भी, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सेक्स वर्कर के साथ में अगर उनके बच्चे रह रहे हैं तो ऐसा नहीं यहाँ पर उस बच्चे को ज़बरदस्ती ट्रैफिक किया गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो सेक्स वर्कर है उसका क्लेम करना ज़रूरी है कि हाँ ये मेरा बच्चा है। वो क्लेम करती हैं तो टेस्ट वगैरह होगा, अगर ये करेक्ट है तो फिर आप उस माँ से उस बच्चे को अलग नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ताकि उस बच्चे के राइट्स जो हैं उसको उसके पूरे हक मिल सकें। फिर यहाँ पे मेडिकल केयर की बात की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और मेंशन की कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो स्पेशली विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, इनको हर प्रकार की यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। मीडिया का एक अहम रोल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मीडिया को इस मुद्दे को दिखाना चाहिए, लेकिन सेक्स वर्कर्स की जो आइडेंटिटी है वो आप रिवील ना कीजिएगा, वो आइडेंटिटी मत दिखाना, बाकी यहाँ पर इस मुद्दे को हम उठा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन को लेकर डिस्कशन आखिरकार हो क्यों रहा है। रीज़न यहाँ पर यह है कि यही सेक्स वर्कर सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर पहला आता है डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मेटाइजेशन, भेदभाव होना। क्योंकि सेक्स वर्कर्स के जो राइट्स है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं लोग मानते कि हाँ भाई इनके पास में कोई अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ गए, कि भाई इनके लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है, कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर दूसरी तरफ वही लोग होते हैं जिनका कहना यह है जो सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट पर आपने देखा होगा कई बार डिबेट होती है, 2021 में एक बड़ी डिबेट हुई थी और उसको लेकर जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हैं, जहाँ पे लोगों का कहना है कि आज हमारे देश में जो रेप कम हो रहे हैं उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर, मतलब जो हो रहे हैं वैसे तो वो संख्या बहुत ज़्यादा है, ये घिनौनी हरकत है, लेकिन फिर भी जो ये जितने भी यहाँ पर संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ये सेक्स वर्कर्स ना होते तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। और बोल दिया जाता है कि इनकी कोई जगह सोसाइटी में नहीं है, ऐसा बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो फाइट है ये लड़ाई लड़ते चलेंगे। लेबर राइट्स की लड़ाई है, ह्यूमन हेल्थ की लड़ाई है। तो जैसे जैसे राइट सभी के पास में, वैसा राइट्स यहाँ पर इनको भी प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन्हीं सेक्स वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है, मेंटल अटैक किया जाता है, उल्टा सीधा बोल कर कि हाँ समाज पे ये और वो करके, जिससे यहाँ पर वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है क्लाइंट से, फैमिली मेम्बर से हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा एक केस देखा और लास्ट में कुछ सॉल्यूशंस शेयर किए। अब वो सॉल्यूशंस क्या हैं ज़रा ये सुनिए कि ये समय है इस वर्क को एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज करने का, कि अगर कोई अपने कंसेंट से, अपने मर्जी से इस वर्क में उतरता है तो उसको एज अ प्रोफेशन माना जाएगा। जो एडल्ट मैन है, वेमेन है या ट्रांसजेंडर पर्सन है कोई सेक्स वर्क के अंदर में, तो उनके पास में राइट है, उनके पास में हक है ये अर्न करने का। ये कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो प्रोवाइड करवाने के बाद में जो अर्न करने का हक इनके पास में है, ताकि वो वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन, इन सब चीज़ों से फ्री रह सकें। और इनको फ्री रखना हमारा काम होना चाहिए कि भाई इस तरीके का भेदभाव ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये समय आ चुका है हमें दोबारा सोचना होगा लेबर पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे हम लोग जो बेसिक लेबर राइट्स है उसकी बात करते हैं, उनके वर्क को लेकर गारंटी प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं। उसी तरीके से हमें इस पर्टिकुलर केस में सेक्स वर्कर्स को लेकर भी इनके राइट्स के बारे में डिस्कशन करना होगा। ये बात दोस्तों यहाँ पर एज अ सोल्यूशन के तौर पर मेंशन की जा रही है। आई होप आपको इसको लेकर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। हाँ दोस्तों, बाकी एक बार अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं उस एडिटोरियल को लेकर जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कि भाई एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। चलिए अब ये जो यहाँ पे आर्टिकल आपको दिख रहा है पेज नंबर 10 पे है, जीएस पेपर नंबर 3, इकोनॉमी के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे है तो आप इसको कह सकते हैं ये दूसरा एडिटोरियल है। यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इज इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स अ गुड आइडिया। क्या ये सही आइडिया है अमेरिका का? हुआ एक्चुअली में क्या, यूएस के अंदर में इलेक्शंस होते हैं और नए प्रेसिडेंट आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप माना जा रहा है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, है ना। आपको पता होगा दुनिया भर में कई सारी कंट्री से, फॉर एग्जांपल चाहे रशिया हो, रशिया से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट मिला है, लोग सपोर्ट करते हैं। इंडिया से मैक्सिमम लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत कर भी आए। फिर बताया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए काफ़ी सारे मैटर्स के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक चैलेंज भी है दोस्तों।
चैलेंज यह है कि व्यापार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रॉब्लम भी साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए, और चाइना के लिए तो एक बड़ी प्रॉब्लम साबित होंगे ही होंगे, क्योंकि ये खुद इंटरव्यू में मेंशन कर चुके हैं। क्या मेंशन कर चुके हैं? कि भाई जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दो साइड से व्यापार आपको नजर आएगा। एक्चुअली में यूएसए जो है ये चाइना से जो व्यापार करता है इसमें अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, ये कमाई कम करते हैं, यानी कि चाइना को एक्सपोर्ट तो कम करते हैं लेकिन चाइना से सामान बहुत खरीदते हैं। वही सिनेरियो यूएसए का इंडिया के साथ में भी है। ठीक है, इंडिया के साथ में भी यह है, मतलब कि अभी के समय पर भारत को यूएसए से व्यापार में फ़ायदा होता है, जबकि हम चाइना से व्यापार करते हैं तो चाइना से हमको भी घाटा होता है, जैसे यूएसए को घाटा हो रहा है। लेकिन यूएसए के साथ में हमको फ़ायदा होता है, हम यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए से कम हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसाइड किया कि भाई जो भी सामान इनके मार्केट में उतर रहा है क्यों ना उसके ऊपर में टैरिफ इंपोज कर दिया जाए, टैरिफ लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं किया इन्होंने, लेकिन चाइना के ऊपर में ज़रूर से फोकस किया है, क्योंकि चाइना से अगर यूएसए का ट्रेड देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर यूएसए घाटे में रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आते ही यहाँ पर यह मेंशन करते हैं कि भाई चाइना से जो भी सामान अमेरिका परचेज कर रहा है उस सामान के ऊपर, उस इंपोर्ट के ऊपर में ये 60% टैरिफ लगा देंगे। 60%, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो टैरिफ क्या होता है? जब आप इंपोर्ट के ऊपर में एक अलग से टैक्स ऐड कर देंगे तो वह टैरिफ कहलाता है। तो अब इससे होगा क्या? अब इससे आप एक बढ़िया एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। भाई ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है यूएसए या यूके का, तो इसको हम सपोज कर सकते हैं ये यूएसए है और यूके को सपोज कर लो चाइना। ठीक है, ये सुन के चाइना खुश हो जाएगा चलो, लेकिन फिर भी हम सपोज कर लेते हैं यह है चाइना। अब देखो बहुत सारा व्यापार होता है, यहाँ पे चाइना से मान लो बहुत सारा सामान जो है यूएसए में बेचा जाता है और यूएसए भी प्रोड्यूस करता है वो सामान, लेकिन चाइना बहुत सस्ता बेच रहा है। मान लो वही सामान, जैसे यहाँ पे मोजो की बात हुई है, सॉक्स की बात हो रही है, तो सॉक्स मान लो अमेरिका में बन रहा है $3 का, ठीक है, और चाइना इसको बेच के बहुत सस्ता बेच रहा है, तो चाइना का मार्केट ज़्यादा चल रहा है, चाइना के डिमांड जो प्रोडक्ट की है वो ज़्यादा है। इससे क्या हो रहा है, जो यूएसए का मार्केट है वो खुद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, उनके मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भाई बाहर से जो चाइना से जो भी खरीदा उस पर 60% लगा देंगे टैक्स, टैरिफ लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तो जब ये महंगा हो जाएगा तो लोग इसको परचेज ही नहीं करेंगे और इसकी जगह अपने खुद के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली उनको ये परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो 60% चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर में टैरिफ, ये एक बहुत बड़ा टैरिफ होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले समय पर, क्योंकि यूएसए चाहता है अपने खुद के मार्केट के प्राइसेस को इंप्रूव करना। लेकिन आपको पता है इससे समस्या यूएस को भी हो सकती है। कहोगे भाई अच्छा ही तो सोच रहा है। अब मान लो जैसे आज क्या हो रहा है, यूएसए बहुत सारा सामान परचेज करता है चाइना से। अब इसमें सामान की संख्या बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर सब पे टैरिफ लगा देगा तो यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, क्योंकि मान लो कोई सामान उनके लिए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब ये टैक्स भी लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। और मान लो यही चीज़ अगर चाइना को पसंद नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि चाइना को घाटा होगा, उनका मार्केट अब एक्सेस नहीं मिल पाएगा उतना ज़्यादा बड़े लेवल पर, तो चाइना को नहीं पसंद आएगा। चाइना बोलेगा कि भाई हम भी यही करेंगे, अब जो अमेरिका से हम खरीद रहे हैं उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। अब ये टैरिफ वाला जो खेल है ये बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों इससे एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। ये ट्रेड वॉर ग्लोबल ट्रेड वॉर बन जाएगा, दुनिया भर के स्तर पर व्यापार को लेकर एक नई जंग शुरू हो जाएगी, जहाँ पे कोई गोलियां मारियां नहीं चल रही हैं, केवल टैक्सेस टैरिफ को इम्पोज कर करके यहाँ पे एक दूसरे के मार्केट को हिट किया जा रहा है, जिसका भुगतान लोगों को भरना पड़ेगा, इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई ये जो आइडिया है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगवा देना, ये एक्चुअली में सही आइडिया नहीं है। समझ गए? तो फिलहाल जो भी होगा वो देखा जाएगा आगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगली खबर पर आएँ तो चलो फिर, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा काम की है, पेज नंबर 14 पे ये प्रेजेंट है, और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात है हो रही है, सेकंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज कर दिया है, ऐसा यहाँ पर स्वीडन ने बोला है। देखिए पहले मैं कुछ मैप दिखा रहा हूँ, उस मैप को देखिए, बाल्टिक सी कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है, ये है रशिया, ठीक है। उसके अलावा ये बेलारूस है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। किसका नाम ध्यान रखना है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये नाम ध्यान रखिएगा तीनों, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज कौन से नेशंस हैं? बाल्टिक नेशंस हैं। इन तीनों को हम बाल्टिक देश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के बराबर में है। ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, जो मैंने लाल कर दिया है, ये है बाल्टिक सी, ठीक है। और ये इधर यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक सी देखने को मिल जाएगा इधर की साइड में। ये पतला सा बीच में से रास्ता निकलता है डैनिश स्ट्रेट। इस स्ट्रेट से दोस्तों यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक सी और बाल्टिक सी आपस में मिल जाते हैं। स्ट्रेट आपको पता है छोटा पतला सा जगह दो समुद्र को आपस में जोड़ रहा हो, ठीक है। तो हुआ एक्चुअली में ये, इस बाल्टिक सी में से बहुत सारे केबल निकलते हैं जो एक दूसरे के कंट्रीज़ को इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, दूर संचार वाली सर्विसेज देते हैं। तो कुछ केबल दोस्तों यहाँ पे स्वीडन से और फिनलैंड से आते हैं जर्मनी के अंदर में। तो बताया ये जा रहा है कि केबल के अंदर में एक बड़ा डैमेज नज़र आया है, जिससे जर्मनी के अंदर में टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये जो यहाँ पे 2 केबल जाते हैं, ये आप देख पाएंगे, उसका डायग्राम भी है। ये केबल आपको देखने को मिलेंगे समुद्र के अंदर से चलाए गए हैं। नीचे जर्मनी है, तो एक केबल फिनलैंड से जाता है हेलसिंकी से, और सीधा ये देख पाएंगे एक कंपनी है सी लाइन 1, इनका केबल जाता है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे एरेलियन केबल जाता है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे आप देख पाएंगे स्वीडन से। तो ऐसे केबल्स आते हैं, फिर स्वीडन से भी कई सारे केबल्स की कनेक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो बोला ये जा रहा है कि जो ये केबल के माध्यम से आपस पे ये देश टेलीकॉम सेक्टर में कनेक्टेड हैं, ये या मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते हैं, ये केबल टूट गए हैं। और इसमें जो एरेलियन वाला टेलीकम्युनिकेशन केबल है, ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जो बड़ा वाला केबल है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। स्वीडन से जो केबल आ रहा है, उसके अंदर में छोटी मोटे यहाँ पर जो तोड़ फोड़ है वो यहाँ पे नजर आई है, जिसको लेकर यहाँ पे जर्मनी ये बोलता है कि सीधा अटैक है, ये कोई पर डैमेज कर दिया गया है किसी के माध्यम से, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी ये दूसरे कुछ ऑप्शन देख रहे हैं टेलीकॉम सर्विसेज को चलाने के लिए, जिस वजह से ये चर्चाओं में। तो आप सोच रहे होंगे इसका करेंगे क्या? इस न्यूज़ का करना कुछ नहीं है, बाल्टिक सी चर्चाओं में है, तो एक बार बाल्टिक सी को याद रखना, क्योंकि चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, चाहे वो रेड सी हो, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछे गए कि बताइए ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, ऐसे सवाल बन गए हैं। तो याद रखना ज़रूरी है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चाओं में है। अब दोस्तों बाल्टिक सी को अगर हम देखेंगे, वैसे तो आप समझ चुके हैं बाल्टिक सी कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है, ये है बाल्टिक सी, ये रहा पूरा यूरोप, ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री का पेनिनसुला है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ये बाल्टिक सी है, ये ऊपर स्कैंडिनेवियन वाला जो पेनिनसुला रीजन है, इसको और यूरोप को अलग करता है। क्योंकि अगर ये बाल्टिक सी ना होता तो ये आपस में मिल गए होते, अभी के लिए अलग अलग है। तो स्कैंडिनेवियन रीजन और साथ ही साथ में यूरोप, दोनों अलग अलग जगह पर हैं, इनको डिवाइड करता है हमारा बाल्टिक सी, ठीक। अब इस बाल्टिक सी को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे गल्फ हैं। जैसे मैंने बोला था 3 कंट्रीज़ के नाम, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को बोला जाता है बाल्टिक नेशन। जब आपसे पूछा जाएगा बाल्टिक नेशन, तो कहोगे ये सब देश हैं जो बाल्टिक सी के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब बाल्टिक नेशन की बात आती है तो केवल इन तीनों कंट्रीज़ का ही नाम लिया जाता है। और यहाँ पे कई सारे गल्फ हैं, जैसे गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा बाल्टिक सी है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स है, आर्कीपेलागो है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ से स्ट्रेट निकलता है जो कि हमारा सीधा ऊपर नॉर्थ अटलांटिक सी को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो बाल्टिक सी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट लिखने हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये समुद्र हमारे नॉर्थ अटलांटिक का एक हिस्सा है। और जैसे मैंने बोला कि बाल्टिक सी 2 हिस्सों को अलग करता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और साथ ही साथ में हमारा यूरोप का कॉन्टिनेंट अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको ये फोटो दिखाया था, ये ऊपर स्कैंडिनेवियन वाला पेनिनसुला हो गया, ये हो गया यूरोप, इनके बीच में हो गया ये बाल्टिक सी, ठीक। आगे आते हैं, फिर क्या मेंशन किया गया, बाल्टिक सी हमारे अटलांटिक ओशन से ज्वाइन होता है डैनिश स्ट्रेट के माध्यम से, वो स्ट्रेट मैंने अभी आपको समझाया। बाल्टिक सी में बहुत सारा खारा पानी होता है, यानी कि सॉल्टी वाटर, जिसमें नमक ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी यहाँ पे जो नमकीन का स्तर है, नमकीन मतलब जो सॉल्टिश वाटर है, उसकी जो उसका खारापन जो है वो फिर भी कम है। रीज़न ये है क्योंकि इन आसपास के देशों से बहुत सारा फ्रेश वाटर आता है, साफ़ पानी इसमें गिरता रहता है बाल्टिक सी में। इस चक्कर में साफ़ पानी मिलता रहता है, तो इसका जो सॉल्टीनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या वीक हो जाता है। ना क्वेश्चन ये है, बाल्टिक सी के साथ में कितने देश हैं जो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं? पहले ये देखिए, पहला है डेनमार्क, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है पोलैंड, चौथा लिथुआनिया, पांचवा लातविया, छठा एस्टोनिया, सातवां रशिया, आठवां फिनलैंड एंड 9वां स्वीडन। तो ये 9 देश हैं जो बाल्टिक सी के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। आप फटाफट चलो इसकी ट्रिक बना लो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ट्रिक अच्छी होगी तो पिन कर दूंगा, याद रखेंगे जैसे सब लोग।
ठीक है, ये हो गया हमारा बाल्टिक सी। ये आसपास के देश हो गए जो उसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। ये हमारे 3 गल्फ्स हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे की बात सुनिए। बाल्टिक सी के अंदर में 3 मेजर गल्फ हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रीगा। ये तीनों कहाँ हैं? बगल में ही है। ये रहा गल्फ ऑफ बोथनिया, ये रहा गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ रीगा। इधर यहाँ पे गल्फ ऑफ डैंस्क भी आता है, तो ये चौथा गल्फ है। बट 3 गल्फ की बात हुई है तो यहाँ पर इन तीनों को याद रख सकते हैं क्योंकि पॉपुलर वाले गल्फ्स का डिस्कशन हो रहा है। इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, 250 से ज़्यादा नदियाँ आसपास के देशों से आके इसी बाल्टिक सी में खाली होती है। जो सबसे बड़ी नदी जो आके इसमें खाली होती है वो है नेवा रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है जो बाल्टिक सी में आके खाली होती है। इस बाल्टिक सी में 20 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागोज हैं, है ना। और इन सब में जो स्पेशली गॉटलैंड है जहाँ से एक तार जाता है, एक वायर जिसकी हम बात करें ना, ये गॉटलैंड, ये स्वीडन का ही आइलैंड है। ये माना जाता है सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे बाल्टिक सी में। मैंने आपको मैप पे दिखाया था ये तार वाला, ये स्वीडन है। ये रहा वो आइलैंड गॉटलैंड जहाँ से ये टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस जाती है लिथुआनिया में। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि गॉटलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। बाल्टिक नेशंस की जब बात होती है तो ये हम कवर कर ही चुके हैं। बाल्टिक नेशंस में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, आसपास कौन कौन से देश इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और 9 देश कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ में सेशन को करेंगे समाप्त। वैसे मैं समाप्त करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो ये रह गया है कि इंडिया कैसे CBAM को काउंटर कर सकता है। CBAM क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन का ही एक इंपॉर्टेंट नियम है। मैं वैसे बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार। सर्च करोगे आप इसके ऊपर, आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगा CBAM एग्जैक्टली क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। एक्चुअली में यार हुआ ये, इंटरनेट सर्विस जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है मेरे एरिया में आज सुबह से नहीं आ रही थी। मुझे मोबाइल नेटवर्क से काम करना पड़ा। अभी मैं अपलोड करूँगा वीडियो को और समय लग जाएगा। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ यार जल्दी अपलोड हो जाए या वाईफाई की कनेक्टिविटी आ जाए। मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल सेशन नहीं रुकना चाहिए, देर ही भले लेकिन आर्टिकल कवर होंगे बेहतरीन तरीके से जैसा मैं हमेशा करता हूँ। बाकी आपके सामने एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था कि ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना सिस्टम। इसको इंडिया जापान ने साथ में मिलकर डेवलप करने को लेकर एक डील साइन की है। लेकिन ये एंटीना का मेन पर्पस क्या होगा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये एंटीना क्या करेगा दोस्तों? जो भी हमारे जहाज़ हैं, लड़ाकू जहाज़ हैं, जिसमें हमारा फ्रीगेट है, कॉर्वेट है, डिस्ट्रॉयर है, इन जहाज़ में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करेगा। यानी उस जहाज़ को और मजबूत बनाएगा जिससे यहाँ पर वो जहाज़ हमारे रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये सब एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।